जरा सोचिए, सुबह नींद खुले और पता चले कि रात के अंधेरे में एक विदेशी ताकत आपके देश के राष्ट्रपति को ही उठा के ले गई है। नहीं, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये वेनेजुएला में हाल ही में हुई एक ऐसी चौंकाने वाली घटना है जिसका विश्लेषण हम आज करने वाले हैं। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है। जैसा कि कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है मानो इतिहास की किताबें हमारी आंखों के सामने दोबारा लिखी जा रही हों। साम्राज्यवाद का वो दौर लौट आया है जब बड़ी ताकतें अपनी मर्जी से छोटे देशों की किस्मत का फैसला कर देती थीं। ये ऑपरेशन किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म से कम नहीं था, एकदम तेज, सटीक और नाटकीय। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, सब कुछ रात के अंधेरे में हुआ। पहले साइबर हमलों से वेनेजुएला की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ठप कर दिया गया, और फिर कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने राष्ट्रपति मदुरो को उनके ही घर से उठा लिया। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे और क्यों? इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। उस रात की रेड से लेकर उसके पीछे के असली मकसद तक, और आखिर में दुनिया पर इसके असर को भी समझेंगे। चलिए, सबसे पहले इस घटना की गंभीरता को समझते हैं। ये कोई मामूली मिलिट्री एक्शन नहीं था। ये एक आज़ाद देश के मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष का अपहरण था। इस एक घटना ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उन सभी नियमों को तोड़ दिया जिन्हें हम अब तक मानते आए हैं। अब जरा इस चौंकाने वाली तुलना को देखिए। एक तरफ ओसामा बिन लादेन पर हुआ ऑपरेशन और दूसरी तरफ मादुरो पर। सोचिए, एक दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी था और दूसरा एक देश का चुना हुआ राष्ट्रपति। फिर भी अमेरिका की नज़र में दोनों को हटाने का कारण लगभग एक जैसा ही बताया गया। तो ये हमें क्या बताता है? अच्छा, इतनी बड़ी कार्रवाई को दुनिया के सामने सही कैसे ठहराया जा सकता है? यहीं पर व्हाइट हाउस की ऑफिशियल कहानी सामने आती है। चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस कदम को कानूनी जामा कैसे पहनाया। तो ऑफिशियल तौर पर यह कोई सैन्य हमला था ही नहीं। व्हाइट हाउस ने इसे कानून लागू करने वाली एक कार्रवाई का नाम दिया। उनका तर्क था कि मादुरो एक नार्को टेररिस्ट है, मतलब ड्रग्स का धंधा करने वाला आतंकवादी, और वे तो बस एक अपराधी को पकड़ रहे थे। इस तरह एक देश के राष्ट्रपति पर हमले को एक नॉर्मल पुलिस एक्शन की तरह पेश किया गया। और यहाँ पर भाषा का खेल देखिए कितना दिलचस्प है। अमेरिका ने वेनेजुएला को अपना बैकयार्ड यानी पिछवाड़ा बताकर कार्रवाई की, ठीक वैसे ही जैसे रूस यूक्रेन को अपना पड़ोस बताकर अपने हितों की रक्षा करने का दावा करता है। ये दिखाता है कि बड़ी ताकतें कैसे एक ही तरह के तर्क इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हों। लेकिन क्या ये कहानी सच में सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने की थी? अगर हम ऑफिशियल कहानी की पहली परत को हटाएं तो हमें एक कहीं ज्यादा ठोस और कीमती वजह नजर आती है, और वो है तेल। 300 अरब बैरल, ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे समझना भी मुश्किल है। वेनेजुएला के पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार। एक ऐसी दुनिया में जहां एनर्जी ही पावर है, इस खजाने को कौन नजरअंदाज कर सकता है? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार कुछ भी छिपाया नहीं जा रहा है। पिछले कई ऑपरेशनों के उलट यहाँ आर्थिक मकसद बिल्कुल खुला है। अमेरिकी अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा, हमारी कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी, तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी और खूब सारा पैसा कमाएंगी। ये तो साम्राज्यवाद का एक खुला ऐलान है। अब तेल तो एक वजह थी, लेकिन कहानी इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। एक ऐसे खतरे की ओर इशारा है जिसने इस कार्रवाई को जरूरी बना दिया है। ये सिर्फ तेल निकालने के बारे में नहीं है, बल्कि उस सिस्टम को बचाने के बारे में है जो अमेरिकी पावर को बनाए रखता है। तो अगली परत को समझने के लिए हमें पेट्रो डॉलर सिस्टम को समझना होगा। ये अमेरिकी वैश्विक शक्ति की नींव है। जब हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ती है, तो इससे डॉलर और अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम को जबरदस्त फायदा होता है। और अगर आप इतिहास को देखें तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। इराक ने यूरो में तेल बेचने की बात की, लीबिया ने सोने पर आधारित एक अफ्रीकी करेंसी का प्रस्ताव रखा, और वेनेजुएला ने डॉलर के बिना चीन और रूस से तेल बेचना शुरू कर दिया। इन सभी का अंजाम क्या हुआ? सैन्य हस्तक्षेप। संदेश साफ है, पेट्रो डॉलर सिस्टम को चुनौती मत दो। तो ये सब हमें कहाँ लेकर आता है? एक ऐसी दुनिया में जहां सारे नियम बदल चुके हैं। वेनेजुएला ऑपरेशन सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक ऐलान है कि अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून, यूएन चार्टर, देशों की आज़ादी, ये सारी बातें अब सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं।
ये ऑपरेशन दिखाता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अब इन नियमों से ऊपर हैं। नियम तभी तक हैं जब तक वे उनके फायदे के हैं। जैसा कि इस विश्लेषण में कहा गया है, और ये बात बहुत गहरी है, हम साम्राज्यवाद के एक नए युग में हैं। एक ऐसा युग जहां शक्ति कानून का पालन नहीं करती, बल्कि शक्ति ही कानून लिखती है। इसका मतलब साफ है, जिसके पास सबसे बड़ी सेना और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है, वही दुनिया के नियम तय करेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये एक ऐसी मिसाल बन गई है जो पूरी दुनिया के लिए एक अहम सवाल खड़ा करती है। अगर वेनेजुएला के साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर अगला कौन है? दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं देखें तो पता चलता है कि हर कोई इन नए अनप्रिडिक्टेबल नियमों को समझने की कोशिश कर रहा है। चीन और रूस ने इसकी निंदा तो की, लेकिन वे अपनी रणनीतियों को और भी सख्त कर रहे हैं। यूरोप बटा हुआ है और भारत जैसे देश आर्थिक नतीजों के डर से चुप। और ये सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है। एक तरह की संभावित हिट लिस्ट की तरफ भी इशारा किया गया है। क्यूबा और ईरान जैसे पारंपरिक दुश्मन तो हैं ही, लेकिन ब्रिक्स देश जो डॉलर को चुनौती दे रहे हैं, वो भी निशाने पर हैं। यहाँ तक कि भारत जैसे सहयोगियों को भी एक चेतावनी भेजी गई है, लाइन में रहो वरना। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। अगर अब शक्ति ही कानून लिखती है, तो अगला कौन है? जब एक सुपर पावर ये तय कर सकती है कि वो किसी के देश के नेता को हटा सकती है, तो क्या कोई भी देश सच में सुरक्षित है? रेड लाइन कहाँ है? शायद अब कोई रेड लाइन बची ही नहीं।